हिंदू भाभीियों की एक मुस्लिम नंद का रोजा। अरे बिमला, ये देख शबाना की बेटी सबीना को कितनी काली है। जहाँ तक मैंने सुना है कि मुसलमान बहुत सुंदर और कोरी चिट्टी होते हैं, लेकिन सबीना कितनी काली है। सरला तू सही कह रही है। शबाना खुद जितनी गोरी है उसकी बेटी उतनी ही काली है। शबाना को यह सब सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वो अपने बेटी का हाथ पकड़कर फौरन घर लेकर आ रही होती है। अम्मी क्या हुआ? अभी तो हम बाजार आए थे और इतनी जल्दी घर क्यों लेकर जा रही हो? और आपने मेरा हाथ बहुत कस के पकड़ा हुआ है, मुझे दर्द हो रहा है। अम्मी छोड़िए ना, घर चल तुझे बताती हूँ। शबाना अपनी बेटी शबीना को बेड पर धक्का मारते हुए कहती है, पता नहीं किस मनहूस घड़ी में तूने मेरी कोख में जन्म लिया। पता नहीं अल्लाह ने मुझे किन गलतियों की सजा दी जो तू जैसी काली बेटी मुझे मिली। अपनी अम्मी की बातें सुनकर शबीना की आंखों में आंसू बहने लगते हैं और वो रोते हुए अपनी अम्मी से कहती है, अम्मी जब अल्लाह का दिया हर चीज आपको कबूल है तो मेरे ये काले रंग से आपको इतनी नफरत क्यों? आखिर इसमें मेरी क्या गलती है जो आप इस तरह से मुझे हर बार जलील करती हो? अब रोती रोती शबीना अपने घर में ही सो जाती है। सुबह से शाम और शाम से रात हो जाती है, लेकिन शबीना अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती। तभी देर शाम जब शबीना के पांचों भाई डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे होते हैं और अपनी बहन को डाइनिंग टेबल पर न देखकर इजहान अपनी अम्मी से कहता है, अम्मी शबीना कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही। अरे सो रही होगी अपने कमरे में, और कोई काम धंधा तो है नहीं उसको। अपनी अम्मी की बातें सुनकर अर्शमान कहता है, रुकिए, मैं अभी उसको उसके कमरे में देखकर आता हूँ। अर्शमान शबीना के कमरे में जाता है जहां शबीना अपनी आंखों में आंसू लिए रो रही होती है, जिसे देख अर्शमान कहता है, क्या हुआ शबीना, तुम रो क्यों रही हो? अब शबीना अर्शमान को सारी बातें बता देती है। अर्शमान शबीना को लेकर डाइनिंग टेबल के पास आता है। अम्मी, ये सब क्या है? आप शबीना के साथ ऐसा बर्ताव क्यों करती हैं? अगर आप ही उसके काले रंग को लेकर उसे इस तरीके से जलील करेंगी तो दुनिया वाले क्या करेंगे? उनको तो और मौका मिलेगा बोलने का। अब जहां शबाना अपनी बेटी शबीना के काले रंग को लेकर उसे परेशान करती, वहीं दूसरी तरफ उसके पांचों भाई उसके साथ अच्छा बर्ताव करते हैं और अम्मी से भी उसके लिए लड़ते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। अब शबाना के पांचों बेटे कॉलेज में पढ़ाई कर रहे होते हैं, जहां शबाना के पांचों बेटों को हिंदू लड़कियों से प्यार हो जाता है। तभी एक दिन रेशमा शाहजेब से कहती है, शाहजेब, तुमने हमसे प्रॉमिस तो कर लिया कि तुम हमसे कॉलेज खत्म होने के बाद शादी करोगे, लेकिन जहां तक हम जानते हैं मुसलमान परिवार बहुत ही ज्यादा अपने रिलीजन को लेकर स्ट्रिक्ट होते हैं, तो क्या तुम्हारी मम्मी हमारी शादी के लिए कभी मान पाएंगी? हाँ इज़हान, रेशमा की बातों से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। तुम पांचों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम अपनी अम्मी को चुटकियों में मना लेंगे तुम्हारे लिए। इसलिए तुम बस हमसे प्यार करो और निकाह की टेंशन हमारे ऊपर छोड़ दो, ये सब हम संभाल लेंगे। ऐसे ही समय गुजरता है। अब जहां शबाना अपनी बेटी शबीना के काले रंग से दिन रात उसके ऊपर अत्याचार करती है, वहीं दूसरी तरफ शबाना के पांचों बेटे हिंदू लड़कियों से निकाह करने की कस्में वादे खा रहे होते हैं। और कुछ समय बाद जब उनका कॉलेज खत्म हो जाता है तो वो अपनी अम्मी को बिना बताए उन पांचों लड़कियों से मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं और उन्हें अपने घर लेकर आते हैं। तभी शबाना ये सब देखकर कहती है, अरे बेटा, तुम पांचों ने निकाह कर लिया और मुझे बताना तक जरूरी नहीं समझा? तभी अशफान अपनी अम्मी से कहता है, अम्मी, हम सब कुछ आपको बताने ही वाले थे, पर चीजें इतनी जल्दबाजी में हो गई कि आपको बताने का वक्त ही नहीं मिल पाया। शबाना अपने बेटे अशफान की बातें सुनकर मन में कहती है, बहू ने तो घूंघट किया हुआ है। शादी के जोड़े से तो साफ पता चल रहा है कि बहू हिंदू है, पर घूंघट के पीछे कहीं कोई काली कलूटी ना हो। अरे बहू, जरा अपना घूंघट तो उठा। अब शबाना की पांचों हिंदू बहुएं अपना अपना घूंघट उठाती हैं, जहां पांचों बहू दूध की तरह गोरी होती हैं। अरे अशफान, इज़हान, तुम पांचों ने तो अपनी बहू चांद सी सुंदर लेकर आए हो। ऐसी बहू देखने के लिए तो मेरी आंखें तरस रही थी। बेटी ने तो वो खुशी दी नहीं सुंदरता के मामले में, पर लगता है कि अब ये पांचों बहुएं मुझे देंगी वो खुशी। अब शबाना पांचों बहू को घर के अंदर लेकर आती है। पांचों बहू अपने मुस्लिम ससुराल में आकर बहुत खुश थी। उनकी सास उनकी सुंदरता की वजह से उनसे बेहद प्यार करती थी और धर्म को लेकर भी शबाना उनसे कभी कोई भेदभाव नहीं करती थी। अब जहां शबाना अजान और कुरान पढ़ती, वहीं दूसरी तरफ उसकी बहुएं अपने अपने कमरे में एक छोटे से मंदिर में भगवान का पूजा पाठ किया करती। तभी एक दिन रेशमा और कोमल अपनी नंद शबीना के कमरे में आती हैं। क्या हुआ सबीना, हमसे कोई गलती हुई है क्या? या तुम्हें अपनी हिंदू भाभियां पसंद नहीं है? क्योंकि मैं देख रही हूँ जब से हम लोग आए हैं तुमने हमसे एक बार भी ठीक से बात नहीं की है। दिन भर बस अपने कमरे में ही रहती हो। गुस्ताखी माफ कीजिएगा भाभी जी,
आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोमल और रेशमा आज पहली बार अपनी नंद से बात कर रही होती हैं कि तभी वहां पर उसकी सास शबाना आ जाती है। तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? चलो, यहाँ नहीं बैठना है ज्यादा देर। कोमल और रेशमा शबाना को बातों को समझ नहीं पाती, इसलिए वो चुपचाप अपनी नंद को छोड़कर अपने अपने कमरे में आ जाती हैं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और देखते ही देखते पांचों बहू का अपने ससुराल में पहला रमजान आता है। सुनो मेरी 5 बहुएं, आज तुम्हारा अपने ससुराल में पहला रमजान है। अगर तुम चाहो तो तुम लोग भी रमजान के रोजे रख सकती हो। नहीं माँ जी, हमें क्षमा करिएगा, हम ये रोजा नहीं रख सकते। जहाँ तक हम लोग जानते हैं कि रोजा को बहुत पाक तरीके से रखा जाता है, और अगर हमसे कोई गलती हो गई तो क्या कहते हैं आप में, जन्नत। हाँ, हमें जन्नत नहीं मिलेगी। पर माँ जी, हम पांचों मिलकर आप सभी के लिए रमजान में सुबह की सहरी और शाम की इफ्तार बनाया करेंगे। अब देखते ही देखते रमजान शुरू हो जाता है। घर में सभी लोग रमजान की खुशियां मना रहे होते हैं और पांचों बहू शाम की इफ्तारी बना रही होती हैं। शबाना और उसके पांचों बेटे शाम की नमाज पढ़कर इफ्तार करने के लिए बैठते हैं, जहां पांचों बहू ने पकौड़े, फल, फ्रूट्स, जूस बनाकर सब कुछ रखा हुआ होता है। सभी लोग खुशी खुशी इफ्तारी कर रहे होते हैं। तभी पूजा खुद से कहती है, सबीना कहाँ है? लगता है अपने कमरे में ही है, मैं बुलाकर लेकर आती हूँ। पूजा जब शबीना के कमरे में आती है तो वो देखती है कि वो एक एप्पल को खा रही होती है। अरे सबीना, तुम सुबह से रोजे में भूखी हो और तुमने कुछ खाया भी नहीं है। चलो, मैंने शाम के इफ्तार में आलू के पकौड़े, प्याज की कचौड़ियाँ, चिकन कबाब, फ्रूट चाट, जूस, रायता, लस्सी सब बनाया। चलो मेरे साथ नीचे चलो। अब पूजा अपनी सास के बर्ताव से अनजान होते हुए शबीना को नीचे लेकर आती है। शबीना सबके साथ बैठकर स्वादिष्ट पकवान को खाना शुरू करती है। अरे तू इसको यहाँ लेकर क्यों आ गई? इसको ये सब खाने की आदत नहीं है। अच्छा खासा तो अपने कमरे में पड़ी हुई थी, इसको यहाँ बिठा के तुमने मुझे नापाक कर दिया। माँ जी, आप सबीना से ऐसे क्यों बोलती हो? सबीना ने सुबह से एक घूंट पानी भी नहीं पिया है। अब अपनी सास का ऐसा व्यवहार देखकर वो पांचों रमजान का खाना शबीना के कमरे में ही पहुंचा दिया करती। कभी फ्रूट्स तो कभी पकौड़े, जूस, बिरयानी, कबाब, और शबीना भी अपने कमरे में ही अब इफ्तारी और सहरी कर लिया करती। तभी एक रोज सुबह शबीना 3 बजे उठकर झूठे बर्तनों को धो रही होती है। तभी वहां पर उसकी पांचों भाभी पहुंचती हैं। अरे सबीना, तुम ये सब क्यों कर रही हो? तुम्हारे रोजे चल रहे हैं, हमने कहा था ना कि इन सब कामों के लिए हम लोग हैं, छोड़ो तुम इसे। तभी वहां पर शबाना आकर कहती है, अरे करती है तो करने दो ना, वैसे भी तुम्हारा सुंदर चेहरा खराब हो जाएगा अगर तुम ऐसे ही दिन रात काम करती रही तो। ये काली है, इसे ही करने दो, इसके चेहरे पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बस करिए माँ जी, अब बहुत हो गया। हम लोग जब से आए हैं तब से देख रहे हैं कि आप हमारी ननद पर बहुत अत्याचार करती हैं, पर अब और नहीं, हम बनाएंगे उसके लिए इफ्तारी और सहरी का खाना। अब दीपा शबीना को उसके कमरे में भेज देती है। अब देखते ही देखते रमजान का लास्ट दिन आ जाता है और पांचों मिलकर सहरी में खीर, पूरी, पुलाव बनाते हैं। तभी रेशमा खीर की कटोरी रखकर पकौड़ियां तल रही होती है कि तभी उस खीर में एक छिपकली गिर जाती है। अरे सबीना, तुम यहाँ? अच्छा हुआ तुम आ गई। सुनो, इस खीर में ना अभी अभी एक छिपकली गिर गई, इसे फौरन जाकर घर से बाहर फेंक दो। अब अपनी भाभी के कहने पर शबीना उस खीर की कटोरी को लेकर घर के बाहर फेंकने जाती है। शबीना खीर फेंकने ही जाती है कि तभी वहां पर उसकी अम्मी शबाना आकर कहती है, अरे ये क्या कर रही है? 2 वक्त का खाना मिलना शुरू हो गया तो पैसों की कीमत भूल गई क्या? नहीं अम्मी, ऐसी बात नहीं है, इस खाने में जहर है, इसलिए मैं इसे यहाँ फेंकने आई हूँ। अच्छा, तो अब झूठ भी बोलने लग गई। अरे सच बोलना कि तू यहाँ पर छुपा कर ये खीर खाने आई है। अब शबाना को शबीना की बातों पर यकीन नहीं होता और दोनों की बहस होने लगती है। तभी शबीना के हाथ से वो खीर जमीन पर गिर जाती है और तभी एक कुत्ता आकर उस खीर को खाने लगता है और खाते ही वो मर जाता है। तभी वहां पर उसकी पांचों भाभियां और उसके भाई आ जाते हैं। बस करिए माँ जी, आप और कितना अत्याचार करेंगी अपनी बेटी पर? वो कोई खीर छुपा कर नहीं खा रही थी, उस खीर में जहर था, इसलिए सबीना उस खीर को मेरे कहने पर बाहर फेंकने आई थी। नहीं तो आप जिस तरह से उसके साथ अत्याचार करती हैं, वो चाहती तो वो खीर आपको भी खिला सकती थी। अब अपनी बहू की बातें सुनकर शबाना को भी अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो अपनी बेटी को सीने से लगा लेती है और अपनी बेटी शबीना को घर के अंदर लेकर आती है और अपनी 5 बहू के बने हुए सहरी अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी खाकर अपने रमजान को खत्म करती है। तुम लोगों को गवार न कहीं तो क्या कहीं, गवार जैसी हरकत कर रही हो और हम तुम्हें गवार भी न बोले। ये शहर है शहर, तुम्हारा गाँव नहीं जो यहाँ पर भी तुमने खेती शुरू कर दी। अरे छत और आंगन का समझ में भी आता है, लेकिन घर की दीवारों पर खेती कौन करता है?
और नहीं तो क्या, जब भी इनके घर में जाओ तो कभी किसी कोने में प्याज की बदबू आती है तो किसी कोने में भिंडी की। पूरे घर में सब्जी मार्केट बनाकर रख दिया है इन लोगों ने। जिस दीवार की खेती से तुम लोगों को इतनी दिक्कत हो रही है ना, एक दिन देखना यही दीवार की खेती तुम लोगों के बहुत काम आएगी। एक दिन तुम लोग भी ये सब करोगे और उस समय को आने में ज्यादा वक्त नहीं है। सुना तुम लोगों ने इन गवारों की बात। अब हम इनके जैसे गवार हरकतें करेंगे। इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं हमारे घर के बाहर सब्जी वाले आ जाते हैं, या तो फिर हम ऑनलाइन सब्जी मंगा लेते हैं। अनामिका और पूनम की बात सुनकर मोहल्ले की सभी औरतें उन पर हंसने लगती हैं। आखिरकार ऐसा क्या कारण था जो इन पांचों बहू ने अपने घर की दीवारों पर ही खेती करनी शुरू कर दी थी, और क्यों मोहल्ले की औरतें इन्हें इस तरह ताना दे रही थी? आइए से जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। आ गई तुम सब लोग, और मेरी बहू को अच्छे से घुमाया ना शहर। क्यों बहुओं, अच्छे से घुमाना तुमने शहर। कहीं इन लोगों ने तुम्हें घुमाने में कंजूसी तो नहीं करी? कोई कंजूसी नहीं किया, सारी अच्छी जगह दिखाई हमने आपकी बहू को। यकीन नहीं होता खुद ही पूछ लो। हाँ माँ जी, हमने अच्छे से शहर घूम लिया। यहाँ की बड़ी बड़ी इमारतें, मेट्रो और घूमने फिरने की इतनी सुंदर सुंदर जगह सब देखी हैं। हम जब गांव में थे तो बस शहर के बारे में सुना ही था, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि हमारी शादी शहर में होगी और हम भी इतनी सुंदर सुंदर जगह देख पाएंगे। अनामिका, पूनम, कोमल, शिल्पा और आंचल, ये पांचों बहुएं ही गांव की रहने वाली थी, लेकिन इनकी शादी शहर में हुई थी। शहर आकर ये पांचों ही काफी खुश थीं और हंसी खुशी अपनी जिंदगी जी रही थी। आज कलावती अपनी पांचों बहू के साथ मॉल में जाती है। घर का राशन वगैरह लेने के बाद अब कलावती अपनी बहू के साथ सब्जी के काउंटर पर आती है और वहां से सब्जियां लेने लगती है कि तभी, हे भगवान, माँ जी ये 4 टमाटर 40 रुपए किलो हैं और ये 250 ग्राम भिंडी 60 रुपए किलो। इन्होंने तो लूट मचा रखी है। ये सब्जियां है ही ना, कहीं सोने के टुकड़े तो नहीं दे रहे हैं लोग। अरे इतने रुपए में तो थैला भर की सब्जी आती है हमारे गांव में। वैसे भी हमारे गांव के लोगों को सब्जी लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सभी लोग अपने आंगन और खेत की सब्जियों से ही खेती कर लेते हैं और साल भर ताजी सब्जी खाते हैं। बहू तो वो गांव है और ये शहर। गांव में हर कोई आसानी से खेती कर सकता है, लेकिन शहर में ये मुमकिन नहीं। और शहर है तो दाम भी तो बड़े होंगे ना। धीरे धीरे तुम्हें भी इन सब की आदत हो जाएगी। देखते ही देखते कलावती हफ्ते भर की सब्जी पूरे 2000 रुपए में ले लेती है, जिसे देख उसकी पांचों बहुएं अभी भी हैरानी में ही डूबी हुई थी। और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। आज सब्जी वाला गली में आ जाता है, जिसके चलते सभी लोग सब्जियां ले रहे थे। अरे ये क्या भैया, ये कैसी कैसी सब्जियां दे रही हो आप? सारी की सारी तो बासी हैं, सस्ती सब्जियां दे रही हो। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप बासी सब्जियां खिलाओगे लोगों को। काहे की बासी बिल्कुल ताजी आई है गांव से मैडम जी, और इतनी ही बासी लग रही है तो खुद क्यों नहीं उगा लेती सब्जी? ये सही है, पैसे भी पूरे लो और सब्जी भी हमें बासी दे रहे हो। अजब ही शहर है। पांचों बहू को गांव की ताजी सब्जियां खाने की आदत थी, लेकिन जब से वो शहर आई थी तब से उन्हें बासी या तो ताजी के नाम पर महंगी सब्जियां खानी पड़ रही थी। आज पांचों ने घर के ढेर सारे कपड़े धोए थे, जिन्हें सुखाने के लिए वो छत पर आई थी। उस दिन जब मैं रात में छत पर आई थी तो मुझे तो लगा कि छत काफी बड़ी होगी, लेकिन अब दिन के उजाले में पता चल रहा है कि हमारी छत तो 4 कदम पर ही खत्म है। यहाँ के मकान ही इतने छोटे होते हैं तो छत कहाँ से बड़ी होगी? अगर छत बड़ी होती तो हम छत पर ही थोड़ी बहुत सब्जियां उगा लेते, लेकिन छत पर तो जगह ही नहीं है और यहाँ के घरों में तो आंगन ही नहीं होता है। कुछ दिन गुजर जाते हैं। चारों बहुएं हॉल की सफाई कर रही होती हैं कि तभी पूनम हाथों में अखबार लिए भागती हुई उनके पास आती है। अरे ये क्या पूनम, तुम इस तरह भागती हुई क्यों आ रही हो? तुम लोग अखबार पढ़ो, इसमें वर्टिकल फार्मिंग के बारे में क्या क्या लिखा है, यानी कि हम लोग दीवारों पर खेती कैसे कर सकते हैं। क्या कहा तुमने? दीवारों पर खेती? पूनम क्या कह रही हो? लोग जमीन पर खेती करते हैं और तुम दीवारों की खेती करने की बात कर रही हो? इस अखबार को पढ़ो। हम इन तरीकों से वर्टिकल फार्मिंग कर सकते हैं, यानी कि दीवार पर बड़ी आसानी से खेती कर सकते हैं। इससे हम घर में ही खेती करके सब्जियां उगाएंगे और रोज ताजी ताजी सब्जियां खाएंगे। सेहत भी बनी रहेगी और पैसों की बचत भी होगी। ऐसा ही है तो हमें ये वर्टिकल फार्मिंग एक बार और करनी चाहिए। क्या पता हम इसमें कामयाब रहे। पांचों बहुएं इस बारे में अपनी सास और पति को बताती हैं और उनसे राय लेकर अपनी घर की भारी दीवारों पर अब वर्टिकल फार्मिंग की तैयारी शुरू कर देती हैं। जैसे जैसे उन्होंने अखबार में पढ़ा था वैसे वैसे ही फार्मिंग की तैयारी करती हैं। कुछ दिनों में उनकी मेहनत रंग लाती है। दीवार पर अब उन सब्जियों के छोटे छोटे पौधे उगने लगते हैं। हमारी मेहनत रंग लाई और इसमें छोटे छोटे पौधे उगने लगे। कुछ हफ्तों में अब इसमें सब्जियां भी उगने लगेंगे। मैं तो कह रही हूँ छत पर जो छोटी मोटी जगह है हम लोग वहाँ पर भी मिर्ची धनिया उगाना शुरू कर देते हैं।
हाँ, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। कल हम इसकी तैयारी करेंगे। पूरी जमीन पर इतनी सारी मिट्टी कहाँ से आएगी? और ये तुम्हारी दीवार के अंदर से छोटे छोटे पौधे कैसे निकल रहे हैं? हमने दीवार पर खेती की है, इसे वर्टिकल फार्मिंग कहते हैं। बाहर विदेशों में ऐसी खेती बड़ी ही आम बात है और हमने भी अब इसे शुरू कर दिया है। इसकी मदद से हम लोग घर में ही ताजी सब्जी उगाकर खाएंगे। गंवार बन की भी हद होती है। गांव से आई हो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि शहर में भी अब तुम लोग खेती करना शुरू कर दोगी। अरे दीवारों पर खेती कौन करता है? इतना कहकर दीपा चली जाती है, लेकिन पांचों बहुओं को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपनी दीवार पर खेती जारी रखती हैं। कुछ दिनों में उनके दीवार पर हरी हरी ताजी सब्जियां उगती हैं, जिसे वो बड़ी खुशी से बनाती हैं और घर में सभी को उनकी बनाई हुई ताजी सब्जियां काफी पसंद भी आती हैं। अरे बहू, तुम लोगों ने सही कहा था, ताजी सब्जियों का स्वाद ही बड़ा अलग होता है। कितनी स्वादिष्ट सब्जी लग रही है आज की। घिया मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन घर में उगी हुई घिया का स्वाद ही बड़ा अलग है। अब तो मैं रोज घिया खा सकता हूँ। इन पांचों बहू की घर में की हुई दीवार की खेती से इनके घर वाले काफी खुश थे और अब हर रोज पूरा परिवार बिना पैसे खर्च करे ताजी ताजी सब्जियां खा रहा था। वहीं मोहल्ले के लोगों का इससे मुंह बना हुआ था। इतने दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हुई है। कैसे हैं आप लोग? एक ही मोहल्ले में रहकर भी नहीं मिल पाते। कभी आइए हमारे घर। नहीं नहीं आंचल बहन, रहने दीजिए। आपके घर आकर हमें प्याज अदरक की गंदी बदबू नहीं सुननी है। घर के बाहर से भी गुजरते हैं तो सब्जियों की बदबू आती है और आप तो घर के अंदर आने की बात करती हैं। वैसे कहीं आप लोगों का ये प्लान तो नहीं है कि जिस तरह अपने घर की दीवारों पर खेती की है इस तरह आप लोग घर के बाहर सब्जियों को भी बेचेंगे? मुझे तो लग रहा है कुछ दिनों में हमारा ये मोहल्ला इस सब्जी का बाजार बन जाएगा। मोनिका और महक की बात सुनकर तो सभी को बुरा लगता है, लेकिन वो उनसे कुछ नहीं कहती और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। जब भी पांचों बहुत मोहल्ले में निकलती तो मोहल्ले की औरतें उन्हें गवार कहकर उनका मजाक उड़ाती और आज तो ये भी उन्हें जवाब दे देती हैं। ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं। काफी समय से न्यूज में ये खबर फैल रही थी कि आजकल बाजार में आने वाली सब्जियों में भारी मात्रा में मिलावट की जा रही है और जो जो इन मिलावटी सब्जियों को खा रहा है उनकी तबीयत काफी खराब हो रही है। आज आपको आने में इतनी देरी कैसी हो गई? और काफी परेशान भी लग रहे हो। सब ठीक तो है ना? कानपुर वाले चाचा जी है ना, उनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब है। डॉक्टर ने कहा है कि उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है। हे भगवान, उनकी इतनी तबीयत कैसे खराब हो गई? हमें उन्हें देखने के लिए चलना होगा। मैं जल्दी से सामान पैक कर लेती हूँ। आप टिकट की बुकिंग कर लीजिए। उन्हें अचानक क्या हुआ? जानती हो ना कि आजकल सब्जियों में कितनी ज्यादा मिलावट हो रही है। उन्होंने भी कोई मिलावटी सब्जी खा ली होगी तो उनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई। मैंने भी काफी सुना है और आजकल तो सब्जी वाला भी ठीक से सब्जी नहीं दे रहा है। कल तो मैं मॉल से सब्जी लेकर आई थी, लेकिन वो भी मुझे खराब सी लग रही थी। अब क्या करें जी, हम बिना सब्जी के कैसे गुजारा होगा हमारा? दीपा सब्जियों को लेकर काफी परेशान हो रही होती है कि तभी अनामिका और पूनम टोकरा भरकर उनके घर पर ताजी सब्जी लेकर आती हैं। ये लो, ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ये हमारे घर की दीवार पर की हुई खेती की ताजी सब्जियां हैं। इसे आराम से खा सकती हो तुम। कहा था ना कि जिस दीवार की खेती की सब्जी का तुम लोग मजाक उड़ा रहे हो, एक दिन यही तुम्हारे काम आएगा। अनामिका और पूनम की बात को सुनकर दीपा को काफी शर्मिंदगी महसूस होती है। पांचों बहुएं आस पड़ोस के घरों में ढेर सारी सब्जियां बांटती हैं। वहीं उन लोगों को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो सब मिलकर पांचों बहू से माफी मांगती हैं। अब हम करेंगे क्या? इन सब्जियों में भी हम कब तक ही गुजारा चला पाएंगे? हमारे घर की छत भी इतनी बड़ी नहीं है कि हम उसमें सब्जियों की खेती कर सकें और न ही हमें वर्टिकल फार्मिंग के बारे में पता है। किसने कहा कि आप छत पर खेती नहीं कर सकती? छत पर भी आप धनिया मिर्ची जैसी सब्जियों की खेती कर सकते हैं। साथ ही साथ प्लास्टिक की बोतल और बाल्टी भी जो सब्जियों की खेती कर सकते हैं उनमें आप। और रही वर्टिकल फार्मिंग के बारे में बात, आप इसके बारे में गूगल से पता करेंगे तो आपको उसकी पूरी जानकारी मिलेगी, वरना बाकी तो हम हैं ही। कोशिश करने से ही कामयाबी मिलती है। बैठे बैठे कुछ नहीं होने वाला। आप सब जल्द से जल्द ये सब शुरू कर दीजिए। पांचों बहुएं और ऑनलाइन मदद से अब मोहल्ले की कई सारी औरतें अपने छत और घर के दीवारों पर वर्टिकल फार्मिंग करती हैं, जिससे उन्हें घर में भी ताजी हवा मिलती है और साथ ही साथ वो आस पड़ोस की औरतें घर में ही सब्जियां उगाना शुरू कर देती हैं और देखते ही देखते अब पूरे मोहल्ले में आधे से ज्यादा लोग घरों में ही सब्जियां उगाते हैं।